हेलो स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई बिजनेस जिसका इंटेंशन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एग्जाम में ये 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, वेरी सिमिलर टू फाइनल अकाउंट्स। आपको एग्जाम में ही समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। इसमें भी बैलेंस शीट बनने वाली है जो आखिरी में टैली होंगी। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहते जो या तो उनके खुद के मेंबर्स के लिए वो चालू किए गए हैं, मतलब मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, या तो फिर सोसाइटी एट लार्ज, मतलब एक ग्रुप ऑफ मतलब एक सोसाइटी के लिए हेल्प के लिए उन्होंने अपना मतलब ग्रुप बना के उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो बच्चों यहाँ पे इनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ये क्या करते हैं, सभी मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं या खुद पैसे जमा करते हैं, खुद के मतलब सब्सक्रिप्शन देते हैं, और वो पैसे का यूज करते हैं या तो खुद के फायदे, खुद के मतलब फैसिलिटीज के लिए, खुद के मेंबर्स के फैसिलिटी के लिए, या तो फिर सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो इनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। और जो अभी अपन ने फाइनल अकाउंट देखा है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो अपना हुआ लास्ट चैप्टर, उसमें क्या होता है, प्रॉफिट इंटेंशन होता है। 2 या 3 पार्टनर मिलके बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करके प्रॉफिट अर्न करते हैं और वो शेयर कर लेते हैं। बट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको देखेंगे बहुत सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे देखने के लिए, और इनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। बट फिर भी कभी कभी इनको सरप्लस हो जाता है या तो फिर डेफिसिट, मतलब जैसे अपन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर क्या बोल रहे थे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। यहाँ पे वो टर्म्स जो है चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स भी यूज होते हैं। जैसा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जब भी प्रॉफिट आएगा तो उसको सरप्लस बोला जाएगा, ठीक है, और अगर लॉस आया तो उसको डेफिसिट बोला जाएगा। ठीक है, वहां पे अपन बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे एक ही अकाउंट बनेगा यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट जो अपन पहले जैसा बनाते थे वैसे ही बनाना है। तो क्या क्या और इसमें नई चीजें हैं और कैसे ही अपने को नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सॉल्व करना है वो अपन आगे देखेंगे। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन रीड करूंगा ताकि तुमको थोड़ा सा ब्रॉडली उसका माइंड में क्लियर हो जाए कि पिक्चर की एक्चुअली क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड इज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, टू अर्न द प्रॉफिट। दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Organizations like sole trading concern, partnership, cooperative organization, public limited companies are set up for the purpose of making profit. Final accounts which consist of trading and profit and loss account and balance sheet are prepared. Final account which consist of trading, profit and loss account and balance sheet are prepared. Base of final account is a trial balance. और ये फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को बेस पकड़ते हैं और उसका यूज करके अपन ये फाइनल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी अपना लास्ट चैप्टर जो हुआ फाइनल अकाउंट उसमें किया है अपन ने। अभी ये जो नीचे सेकंड पैराग्राफ दिया है ये देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेन एम इज टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। सबसे मेन लाइन है ये। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, मतलब जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रहेंगे उनको सर्विस देना ये मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और टू द सोसाइटी एट लार्ज, कुछ कुछ मेंबर्स का इंटेंशन होता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। ठीक है, तो उनके लिए सोसाइटी के लिए कुछ करना ये मेन ऑब्जेक्ट है। तो दे आर नॉट फॉर्म फॉर प्रॉफिट मेकिंग, मतलब उनका इंटेंशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मतलब उनके पास बाइंग एंड सेलिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न।
सर ये बच्चों ये एग्जाम्पल्स जो भी दिए हुए हैं ये सिंपली अगर इन ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो फिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन में कवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट में देखेंगे बहुत सारे लाइब्रेरी कमर्शियल भी है, मतलब उन्होंने जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनसे चार्ज करेंगे और वो लाइब्रेरी फैसिलिटी उनको देंगे, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में नहीं आता। मतलब हर लाइब्रेरी, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर उनका इंटेंशन ही है कि सोसाइटी एट लार्ज को हेल्प करना है और प्रॉफिट इंटेंशन से वो नहीं कर रहे, वो जो भी पैसा ले रहे वो कॉस्ट पे ले रहे, मतलब उनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो फिर वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में कवर हो जाएंगे, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू गिव सर्विसेज टू द मेंबर्स, ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इनके मेंबर्स को सर्विस देना, ठीक है। दे मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन डिफरेंट वे, तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़े से अलग मेंटेन होते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं और उसमें फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो तो अपने को चैप्टर में सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का अकाउंट नहीं बनेगा। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वो। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगा उनके यहाँ पे, बट दे प्रिपेयर्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में ट्रायल बैलेंस की जगह पे आ गया रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस की जगह पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, अब उसकी जगह पे क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनेगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे यहां पे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट टू नो द नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो बैलेंस शीट तो जैसा बनाते थे वैसा ही बनाएंगे, बट इतना है कि बैलेंस शीट में जो अपन लायबिलिटी पे लिखते हैं तो पहले लिखते थे अपन पार्टनर्स कैपिटल और सोल ट्रेडिंग में लिखते थे कैपिटल, ठीक है। बट यहां पे अपन लिखेंगे कैपिटल फंड। देखो टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर लायबिलिटी साइड पे जो रहेगा ना वो कैपिटल फंड बोल के रहेगा, क्योंकि ये किसी एक पर्सन का पैसा नहीं है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका छोटा छोटा अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल फंड, ठीक है। ये वर्ड यूज करेंगे, लायबिलिटी पे लिखना है लेकिन कैपिटल फंड। These organizations prepare balance sheet to know the net worth of the concern on a particular date. Final accounts of not for profit concern consist of income and expenditure and balance sheet. तो अब फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंदर सिर्फ दो ही चीजें बनने वाली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहां पे अपन नंबरिंग अगर देने की बात करेंगे, मतलब अगर अपने को फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है तो उस टाइम पे अपन जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो नंबरिंग की बात करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैं डेबिट साइड को 1 नंबर दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड को मैं 2 नंबर दूंगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 3 नंबर, बैलेंस शीट एसेट साइड 4 नंबर। तो इस तरह से अपन नंबरिंग देख के भी इसको जैसा अपन फाइनल अकाउंट सॉल्व के वैसा सॉल्व करेंगे। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न द प्रॉफिट बट टू गिव क्वालिटेटिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी एट द मिनिमम चार्जेस, ठीक है। मतलब उनका इंटेंशन क्या होता है कि मेंबर्स को या तो सर्विस देना या तो फिर सोसाइटी एट लार्ज, मतलब जनरल पब्लिक को सर्विस देना, वो भी मिनिमम चार्जेस पे। देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज एंड टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। द नेचर ऑफ दीज कंसर्न आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट्स इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन एक्सेट्रा given by members or non-members and grants, subsidies or concession received from the government। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का जो सबसे मेन सोर्स है, मतलब जो पैसे लाने का, मतलब क्योंकि अगर किसी को सर्विस देना है तो आपको पैसे चाहिए, तो वो पैसे आने का जो सोर्स है वो है एक डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और एडमिशन फीस। मतलब कोई मेंबर अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उससे एडमिशन फीस लेते हैं, जनरल पब्लिक से डोनेशंस लेते हैं या मेंबर से भी डोनेशंस लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स या सब्सिडी प्रोवाइड करती है ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये सब पैसा यूज करके वो क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं मेंबर्स को या तो सोसाइटी एट लार्ज को। फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंसर्न इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। तो वन ऑफ द फीचर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज their object is to give services to its members
एंड नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है। सेकेंड, दीज कंसर्न्स आर फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका इंटेंशन है कि प्रोमोट करना है, क्या प्रमोशन करना है, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सोसाइटी, क्या बोलेंगे, चैरिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। द मेंबर ऑफ दिस कंसर्न कैनॉट गॉट द डिविडेंड, इट इज प्रोहिबिटेड। हाँ, तो बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो भी मेंबर बनेगा उसको कोई डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड वगैरह अलाउड नहीं है। द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न इज डन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, इट इज गवर्न बाय इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रन कौन करेगा, जो भी मेंबर्स रहेंगे उसमें से कोई सेलेक्टेड मेंबर्स जो है इलेक्शन जीत के, मतलब इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन में जो भी जीतेगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा। These concern prepare receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet। बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रहता है मालूम क्या, वो कैश अकाउंट ही है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश अकाउंट है। खाली डिफरेंस क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। जैसा अपन कैश अकाउंट में क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, तो 12 बार सैलरी अगर महीने में एक बार, तो साल में 12 बार जब सैलरी पे करते हैं तो 12 एंट्री करते हैं अपन, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश। तो कैश बुक में कितने एंट्री रहेंगे सैलरी के, 12। बट रिसीट एंड पेमेंट में अगर तुम देखेंगे तो एक ही एंट्री रहेगी साल की। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली है क्या, कैश बुक का समरी है। मतलब कैश बुक में जो साल भर में एंट्रीज होए वाले हैं उसको समराइज करके जो बनता है उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। ओपनिंग कैश कैश बुक के वैसे ही रहेगा, क्लोजिंग कैश कैश बुक के वैसे ही रहेगा, लेकिन कैश बुक के अंदर जो है अपन डेली बेसिस पे एंट्रीज करते हैं, डेली अकाउंटिंग करते हैं अपन कैश बुक के अंदर। मतलब आज डोनेशन मिला तो आज एंट्री कर लेते हैं अपन। बट वहां पे रिसीट एंड पेमेंट में क्या होगा, साल भर में जितना भी डोनेशन मिला आपको एक साथ दिखे वाला रहेगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली अ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, इट इज कैश बुक ओनली बट इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर करता है। कैपिटल फंड इज क्रेडिटेड बाय सच कंसर्न, इट इज मेड अप ऑफ एंट्रेंस फीस, सरप्लसेस, लीगसीज एंड डोनेशन स्पेसिफिकली रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड। तो बच्चों ये कैपिटल फंड जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी पे, वो किस अमाउंट से इंक्रीज होगा, या तो एंट्रेंस फीस से इंक्रीज होगा, मतलब जो मेंबर्स न्यूली एंटर करते हैं उनको एंट्रेंस फीस चार्ज करते हैं। सरप्लसेस मतलब अगर कभी कोई ईयर में सरप्लस हो गया तो सरप्लस ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। लीगसी, लीगसी मतलब अगर कोई मेंबर का डेथ होता है और वो मेंबर डेथ होने के पहले अपनी विल लिखता है, विल मतलब वो ये लिख के जाता है डेथ होने के पहले कि मुझे मेरे प्रॉपर्टी में से इतना पैसा इस सोसाइटी को देना है एज ए हेल्प बोल के। तो ऐसे इसको ऐसे मतलब जो एक्टिविटी है इसको बोलेंगे लीगसी। मतलब कोई मेंबर अपना विल लिख रहा है और उसमें विल में क्या बोल रहा है कि मुझे मेरे डेथ के बाद में मेरा जो भी प्रॉपर्टी रहेगा उसमें से 50,000 रुपए मुझे ये पर्टिकुलर सोसाइटी को देना है, तो वो लीगसी बोलते हैं। लीगसी मतलब ये सोसाइटी के लिए रिसिट है और उसको अपन क्या करेंगे कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो लीगसी एंड डोनेशन स्पेसिफिकली रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड। हाँ, कुछ कुछ डोनेशन ऐसे भी रहते हैं जो जनरल डोनेशन रहते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि ये ले लो, हमको मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं देते। डोनेशन भी कैसे दो टाइप के रहते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब उसको उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा अगर कोई मैं किसी को बोला कि मैं बिल्डिंग के लिए आपको 2 लाख रुपए देने को रेडी हूं, तो बिल्डिंग के लिए 2 लाख दे रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली वो सामने वाले को बिल्डिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं कि ये पैसा ले लो और आपको जैसा लगता है वैसा यूज कर लो, तो वो जनरल डोनेशन हो गया। तो जनरल डोनेशन कैन बी यूज फॉर एनी पर्पजेस। चलो उसमें नीचे अभी क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द प्रॉफिट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, अर्न प्रॉफिट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस। यहां पे देखो अर्न प्रॉफिट है, यहां पे प्रोवाइड सर्विस। प्रिपेरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। यहां पे प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस की जगह पे ये क्या बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाले, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट कैश बुक। अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। मतलब जो ट्रेडिंग कंसर्न रहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले, उनके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स क्या रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट।
बट अगर तुम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की बात करेंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस की जगह पे क्या बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग P&L अकाउंट की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट जैसे की वैसी। नेट रिजल्ट्स आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बट इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इट इज सरप्लस और डेफिसिट। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंस, तो या तो वो सरप्लस रहेगा या तो डेफिसिट। ओनर्स फंड और कैपिटल फंड। ओनर्स फंड इंक्लूड्स ओनर्स इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेट्रा। बच्चों प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं, मतलब जिनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना रहता, तो उनके कैपिटल में अपन क्या बोलते हैं, उसके कैपिटल को क्या बोलते हैं अपन, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मतलब ओनर का खुद का पैसा। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी वो प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी अपन ऐड और लेस कर लेते हैं उसके अंदर। कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सरप्लस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड सरप्लस शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट कैपिटल फंड जो रहता है वो कैसे बनता है मालूम है क्या, जो भी तुम्हारा सरप्लस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या मेंबर से सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, डोनेशंस ले रहे होंगे, या लीगेसी का अमाउंट मिल रहा होगा, एंट्रेंस फीस का अमाउंट मिल रहा होगा, तो ये सब अमाउंट का मिला के क्या बनता है, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड बनाने के लिए तुमको बहुत सारे अमाउंट्स का टोटल करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कैपिटल फंड बनेगा। और ओनर्स फंड जो रहेगा वो एक तो खुद का ओनर का कैपिटल प्लस सरप्लस, मतलब जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अगर आया तो ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो लेस हो जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। मतलब अगर तुम्हारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है तो फिर अकाउंट्स वगैरह क्यों बनाने की जरूरत है, और फाइनल अकाउंट भी क्यों बनाना है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर नॉट एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, दे आर नॉट एंगेज in trading activities. Mostly they deal with the public money. These concern collect money such as subscription, donation, grants, entrance fees, etc. from public. These concerns are answerable to the society for such money collected and spent. Hence proper books of accounts are to be maintained. तो बच्चों अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक से छोटा छोटा अमाउंट कलेक्ट करता है, ठीक है, एज ए डोनेशन बोल के, और फिर अगर वो अकाउंट्स नहीं बनाएगा तो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए कोई भी चीज का आंसर कोई पब्लिक के पर्सन ने, कोई जनरल पब्लिक का कोई आदमी ने पूछ लिया कि पिछले एक साल में आपने कितना डोनेशन कलेक्ट किया और वो कहाँ यूज किया, तो आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे तो आप आंसर दे सकेंगे। तो आंसर दे सकना, सोसाइटी ने अपने पैसे का क्या यूज किया उसके आंसर्स देने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हेंस प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो क्या क्या रीजन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। कंट्रोल चाहिए, पैसे का हिसाब हो रहा है तो हिसाब बरोबर होना चाहिए, इसके लिए अपन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। टू नो द सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इनकम कहां से हुई और एक्सपेंडिचर कहां कहां हुए वो भी पता चलना चाहिए। टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू देम। For example, not for profit concern registered as a charitable trust under the Mumbai Public Trust Act. बच्चों ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाले, इनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर में, चैरिटेबल ट्रस्ट बोल के। टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू देम, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और cooperative society registered under cooperative society act has to comply with the provisions of this act regarding budgets, audit of accounts, register to be maintained etc. तो क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो एक्ट में मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है, तो इसीलिए अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के। टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, तो प्रॉफिट या लॉस मतलब सरप्लस या डेफिसिट फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में टू नो द नेटवर्थ ऑफ द कंसर्न एज ए पर्टिकुलर डेट। नेटवर्थ मतलब कैपिटल फंड कितना है पर्टिकुलर डेट के ऊपर, तो ये फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। टू अवॉइड मैनिपुलेशन एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड असेट्स। अवॉइड मैनिपुलेशंस एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड असेट्स, तो कोई भी पर्सन गलत यूटिलाइजेशन ऑफ कैश, गलत असेट्स का यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, तो ये इंटेंशन से अपन क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अपन जो ट्रायल बैलेंस के जगह पे ये क्वेश्चन देखने वाले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये एक्चुअली होता क्या है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट्स। At the end of the financial period, the cash book and ledger accounts are balanced and from these balances receipt and payment account is prepared. तो बच्चों receipt and payment account जो है it is a part of cash book. कैश बुक का ही पार्ट है वो. इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक. कैश बुक का समरी है वो, ठीक है. लेकिन ये मेमोरेंडम बुक है, ये कोई डबल एंट्री के हिसाब से रिसीट एंड पेमेंट नहीं बना रहे अपन. जो कैश बुक है उसको ही समराइज करके रिसीट एंड पेमेंट बनाया जा रहा. द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ठीक है बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है. देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, बिकॉज कैश अकाउंट है वो. तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. देखो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्ड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. ऑल रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर ऑन क्रेडिट साइड. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, मतलब आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा. और रिसीट्स जितने भी होंगे, ऑल रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. These accounts starts with the opening cash and bank balance and close with the cash and bank balance at the end of the year. तो opening cash भी रहेगा इसमें और closing cash भी रहेगा receipt and payment में. All receipts during a particular period are debited to receipt and payment account irrespective of the year for which they are. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? All receipts during a particular period are debited to receipt and payment account irrespective of the year for which they are received. मतलब अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं सपोज 2020 का, ईयर 2020 का, तो अगर मुझे पिछले साल के पैसे मिले तो भी मैं 2020 के रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करूंगा, और मुझे नेक्स्ट ईयर के पैसे अगर अभी मिल गए एडवांस तो भी मैं 2020 के रिसीट एंड पेमेंट में उसको रिकॉर्ड करूंगा. मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर कौन सा है वो नहीं देखता. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलता है कि अगर पैसे आए तो लिखना है आपको, ठीक है. पैसे कोई भी ईयर के रहने दो, लास्ट ईयर के रहने दो, आने वाले साल के रहने दो, ठीक है. तो irrespective of the year for which they are received and irrespective of their nature, revenue और capital, ये भी इंपॉर्टेंट है. पैसे किसके हैं, मतलब किससे रिलेटेड है? एसेट बेचने से रिलेटेड है या सब्सक्रिप्शन है या डोनेशन है, क्या है? तो आपका किसी भी तरह का रिसीट होगा तो आपको रिसीट एंड पेमेंट लिखना है, रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो. सच रिसीट मे बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. ऑल रिसीट्स आर डेबिटेड टू दीज अकाउंट, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है. कैपिटल रो या रेवेन्यू रो. पेमेंट्स, ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर क्रेडिटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड टू विच इट इज रिलेटेड एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन पढ़ रहे हैं. अगर तुमको ये बेसिक समझ में आ गया तो आपको फाइनल अकाउंट बनाते तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर इंपॉर्टेंस नहीं देखता, कौन से ईयर का है वो नहीं देखता. रिसीट एंड पेमेंट क्या बोलता है कि पैसे आए क्या तो रिसीट, पैसे गए क्या तो पेमेंट, ठीक है. कैसे पैसे आए, मतलब असेट बेच के आ रहे तो भी रिसिप्ट में लेना है तुमको, और अगर मतलब कुछ डोनेशन मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो भी तुमको रिसिप्ट साइड पे लेना है. मतलब रिसिप्ट किस कौन से चीज की है, रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की, वो भी नहीं देखना है तुमको. लोन लिए तो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा अगर तुमने लोन लिया तो, ठीक है. पेमेंट्स, पूरे पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट रहने दो, रेवेन्यू नेचर के रहने दो या कैपिटल नेचर के रहने दो, कोई भी पीरियड से रिलेटेड रहने दो, पिछले साल का रहने दो, आने वाले साल का रहने दो, कोई भी रहने दो, तो आपको क्या करना है, पेमेंट पे लेना है उसको, ठीक है. उसके आगे क्या दिया, सच पेमेंट्स मे बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर. सिमिलरली सच पेमेंट्स मे बी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक अपने को फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, जिसके अंदर ऑल रिसीट्स, ऑल पेमेंट्स, ठीक है. रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो, प्रीवियस ईयर रहो, करंट ईयर रहो, नेक्स्ट ईयर रहो, प्रीवियस ईयर रहो, करंट ईयर रहो, नेक्स्ट ईयर रहो, रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो, ठीक है. कैपिटल पेमेंट्स का एग्जांपल है फर्नीचर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना. तो अगर कोई असेट परचेज कर रहे तो कैपिटल पेमेंट, अगर कोई असेट बेचे तो कैपिटल रिसीट, लोन लिए तो कैपिटल रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जो अपन सोसाइटी में कलेक्शन कर रहे रेवेन्यू नेचर का, तो वो रेवेन्यू रिसीट, ठीक है. रेवेन्यू पेमेंट्स क्या रहेंगे, सैलरी पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सब पेमेंट्स क्या आ जाएंगे तुम्हारे रेवेन्यू नेचर के. तो फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट.
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक. सिमिलर टू कैश बुक. ठीक है. समरी ऑफ कैश बुक ट्रांजैक्शन, या ये इंपॉर्टेंट है समरी. इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. It includes all types of receipt and payment, all types of receipt and payment, all types of receipt and payment, revenue or capital. It records all receipt and payment made during a particular period, that is current year. हाँ, a particular period. Receipt and payment account records for a particular period, current year, previous year, current year और next year. मतलब receipt कोई भी रहने दो, लेकिन रिसीट या पेमेंट कोई भी रहने दो, लेकिन पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अगर आता होगा या देते होंगे तो रिकॉर्ड करना है उसको अपने को. Income receivable and amount payable are not recorded in this account. Income receivable or amount payable are not recorded. This account is a base to prepare the final accounts of not for profit concern. तो receipt and payment account is a base for preparation of the final account in case of not for profit concern. ठीक है. तो ट्रायल बैलेंस जैसा बेस रहता है ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेस है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए. दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस. ठीक है. तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ओपनिंग क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस भी बताएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट. अगर आपका बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, तो आपको क्रेडिट पे बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो रिसीट एंड पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे भी आ सकता है, डेबिट पे भी आ सकता है. अगर कैश बैलेंस है तो डेबिट पे ही आएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट पे आ जाएगा. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ कैश एंड बैंक अकाउंट. कैश और बैंक दोनों मिला के है वो. तो टाइप ऑफ रिसीट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट्स, ऑल सच रिसीट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता है बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, and not forming a part of regular flow of income of the concern are known as capital receipt. For example, specific donation for building, sports tournament, specific donation for building sports, specific donation for sports tournament, library, life membership fees, sales proceeds of fixed assets. बच्चों ये जो भी एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में हर साल नहीं होता है. ठीक है. अगर किसी ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया तो हर साल बिल्डिंग के लिए डोनेशन देगा क्या? क्योंकि बिल्डिंग तो एक ही बार बनना है, तो डोनेशन कलेक्शन भी एक ही बार होगा. तो ऐसे रिसीट्स जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेडली नहीं होंगे, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होंगे, ऐसे रिसीट्स को अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट्स. ठीक है. उसमें और भी एग्जांपल जी, अगर तुम्हारा डोनेशन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अगर कुछ कंडक्ट करने के लिए, या लाइब्रेरी फीस, लाइब्रेरी लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट बेच के अगर पैसा आया, तो ये सब कैपिटल रिसीट है. कैपिटल रिसीट्स आर आइदर एडेड टू कैपिटल फंड और सेपरेटली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. हाँ, तो कैपिटल रिसीट का करना क्या है समझ में आ गया. कैपिटल रिसीट, लेकिन कैपिटल रिसीट करते क्या? कैपिटल रिसीट्स आर आइदर एडेड टू कैपिटल फंड, मतलब या तो वो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, या तो सेपरेटली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है. लाइबिलिटी साइड पे उसको सेपरेटली शो करो. रेवेन्यू रिसीट, ऑल सच रिसीट विच आर रिकरिंग इन नेचर. ठीक है. ऊपर नॉन रिकरिंग था, देखो ऊपर जो था नॉन रिकरिंग इन नेचर, अभी क्या आ गया? रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग इन नेचर आर रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट. इसके एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा. तो मतलब जो अपने को हर साल रेगुलरली मिलना ही है, वो रिसीट्स को अपन क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स. तो अब देखो रिसीट्स जो है दो टाइप के, रेवेन्यू और कैपिटल. रेवेन्यू रिसीट है तो कहां लिखेंगे अपन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. और कैपिटल रिसीट है तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट. रेवेन्यू रिसीट है तो कहां लिखना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसीट है तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट. तो ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम, ऑल रिसीट्स आर नॉट इनकम. कैपिटल रिसीट्स आर कंसिडर्ड इन डिफरेंट मैनर. मतलब बिजनेस में हर एक पैसा जो आता है उसको अपन इनकम नहीं बोल सकते. जैसा मैंने फिक्स असेट बेचा 5,000 में, ये मेरी इनकम नहीं है, इसको मैं इनकम नहीं बोल सकता. ये मेरा कैपिटल रिसीट है लेकिन इनकम नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर मैंने 4,000 रुपए का असेट 5,000 में बेचा तो मुझे 1,000 रुपए इनकम बोल के काउंट करना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन 5,000 रुपीज जो पैसा आया वो तो मेरी इनकम नहीं बोल सकता मैं. ठीक है. तो ये है तुम्हारा बेस कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का. चलो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ पेमेंट. पेमेंट्स जो है दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
जैसा रिसिट दो टाइप के वैसा पेमेंट्स भी दो टाइप के, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, जनरली परचेज ऑफ लैंड, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, सैलरी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी तुम रेगुलर खर्चे करते हो, जो हर साल तुमको पे करना है, हर महीने को पे करना है, ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर, the benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. These expenses are shown on the asset side of balance sheet and their balances are carried forward to the next accounting period. So capital expenditure are shown on the balance sheet asset side. Revenue expenditure, these expenses are recurring in nature. These are non-recurring in nature. ठीक है, non-recurring, recurring. The benefit of these expenses are enjoyed immediately, that is in current year. मतलब मैं अगर किसी को सैलरी पे कर रहा हूं तो मुझे एक महीने का जो उसका वर्क, उसने जो काम किया उसका बेनिफिट मुझे उसी समय मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसको सैलरी दे दिया, अब उसको नेक्स्ट मंथ का अगर उसको उससे मुझे बेनिफिट चाहिए तो मुझे और सैलरी उसको नेक्स्ट मंथ में देनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट इमीडिएटली उसी समय खत्म हो जाता है। ठीक है, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर। अब इसमें एक नया टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या टर्म है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Deferred revenue expenditure is actually a revenue expenditure. Such expenditure is incurred for receiving benefit for more than a year. तो मतलब ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसको थोड़ा सा डेफर किया जाता, मतलब उसको थोड़ा सा 2-3 साल में स्प्रेड किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड 30,000 इज फॉर 3 ईयर्स। देखो अपने फाइनल अकाउंट के टाइम पे ये एडजस्टमेंट्स आते थे अपने को। फाइनल अकाउंट के टाइम पे ट्रायल बैलेंस में देता था एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में देता था फॉर 3 ईयर्स। तो अपन क्या करते थे, 2 साल का प्रीपेड बोल के कंसिडर करते थे। करेक्ट है, यहां पे वही एग्जांपल को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 इन फॉर 3 इयर्स। इन सच केस 1/3 ऑफ द 30,000 इज 10,000 इज फॉर करंट ईयर। मतलब करंट ईयर का खर्चा कितना है, 10,000 रुपए। इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड 2/3 20,000 एक्सपेंडिचर शुड बी शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बच्चों ये फाइनल अकाउंट में अपने ऑलरेडी किए वाला है, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट था, उसको ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पे दिया है टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, टोटल पेमेंट्स, रेवेन्यू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल बैलेंस शीट। तो बच्चों अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें ये एक्सपेंडिचर जो साइड है उसको अपन 1 नंबर बोलने वाले। कितना बोलेंगे, 1 नंबर, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, अच्छा ये हेडिंग जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये इनकम साइड है। एक्सपेंडिचर डेबिट पे रहेगा और इनकम क्रेडिट पे। बट हेडिंग लिखते तो ऐसे लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे नहीं लिखना है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। ठीक है, जो हेडिंग जो है वही लिखना है तुमको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट तुम्हारा डेबिट साइड एक्सपेंडिचर रहेगा, क्रेडिट साइड इनकम। और बैलेंस शीट के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, ये 3 नंबर लायबिलिटी साइड और 4 नंबर असेट साइड। तो मुझे बोलो ऑल रिसिट्स रेवेन्यू नेचर के जो रहेंगे वो कौन सी जगह पे लिखेंगे अपन, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम साइड, मतलब 2 नंबर, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। ऑल रिसिट्स विच आर कैपिटल इन नेचर आर लायबिलिटीज, तो 3 नंबर पे आ जाएगा। ऑल पेमेंट्स विच आर रेवेन्यू नेचर 1 नंबर, एंड ऑल पेमेंट्स विच आर कैपिटल इन नेचर 4 नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक है जो अपने को फाइनल अकाउंट बनाते तो काम आएगा। तो मैं आपको और भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक रूल ट्रायल बैलेंस में जैसा देखे वैसा अपन यहाँ पे भी देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक रिसीट एंड पेमेंट का एक एक्सट्रैक्ट दिए, मतलब जिसमें मैक्सिमम आइटम्स इन्होंने लिखे वाले हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा। अगर कैश इन हैंड है तुम्हारे पास तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल। अगर बैलेंस कैश एट बैंक नहीं है अपने पास तो बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा ये साइड में। ठीक है, चलो अपने को यहाँ पे 2 कॉलम ड्रॉ करना है क्या, नहीं, एक ही कॉलम ड्रॉ करना है अपने को। ये अपन इनर में लिख लेंगे, ये इनर कॉलम है तुम्हारा। ठीक है, तो अपन ये कॉलम ड्रॉ नहीं करेंगे, एक ही कॉलम ड्रॉ करेंगे और जो भी अमाउंट इनर में लिखना पड़ा वो इनर में लिख लेंगे अपन। तो यहाँ पे एक टर्म भी गलत आ गया, यहाँ पे ये आएगा पेमेंट, पेमेंट। ठीक है, ये रिसीट और ये पेमेंट। तो यहाँ पे अभी और भी जो है एग्जांपल्स, सब्सक्रिप्शन रिसीट है, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, डोनेशन,
जनरल, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड, हायर और रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, sale of old material, sale of old newspapers and scrap, miscellaneous receipt, tournament receipts, cricket fees, tuition fees, term fees, collection of fine, locker rent, exam fees। मतलब ये सब एग्जाम्पल्स है, मतलब ऐसे तुमको टर्म्स अभी आने वाले क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। और ये आखिरी में अपन क्या करते हैं, बैलेंस, इसका बैलेंस जो है वो ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस। समझो ट्रायल बैलेंस की जगह पे अपन जो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख रहे हैं ना, ये रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है अपने को, ये हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा अपने को, ठीक है। बस यहाँ पे अपन खाली समझ रहे कि कैसे आइटम्स उसमें मिलने वाले अपने को। तो क्लोजिंग बैलेंस अपने को यहाँ डेबिट पे भी आ सकता है, टू बैलेंस कैरी डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट का, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन में बैंक बैलेंस इधर आ जाएगा। तो आइदर बैंक में बैलेंस रहेगा या तो ओवरड्राफ्ट रहेगा, दोनों में से एक, ठीक है। और पेमेंट साइड पे देख लो अब क्या क्या है। पेमेंट साइड पे सैलरीज, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का जो भी सैलरी रहेगा वो। उसके बाद में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो भी प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर के जो भी रहेंगे वो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फीस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस, टेलीफोन एंड मोबाइल एक्सपेंस और मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वेंस, एक्सपेंसेस ऑफ एनुअल फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट असेट है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे पेमेंट जो आ रहे हैं वो पूरे खर्चे रहेंगे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ असेट भी रहेंगे। परचेज ऑफ फिक्स असेट, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, परचेज ऑफ फिक्स असेट, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, न्यूज़पेपर, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ये सब एग्जाम्पल्स है। तो अभी अपने को ये फाइनल अकाउंट कैसे, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसको ट्रेडिंग में लिखना है, पी&एल में लिखना है। यहाँ तो एक ही जगह है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोई भी खर्चा रहे तो एक्सपेंडिचर लिखना है, ठीक है। कोई भी एसेट रहे तो बैलेंस शीट में एसेट पे लिखना है। तो यहाँ पे ज्यादा अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा, कि तुमको खाली इतना ही समझना है कि खर्चा है या एसेट है, इनकम है या कैपिटल रिसिट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ये लेक्चर में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है और इसमें क्या क्या तुमको नए पॉइंट्स सीखने मिलने वाले। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का आपको मैंने पूरा आज ये लेक्चर में बताया, तो एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। थैंक यू।